रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को अंत तक देखें, समझें, सीखें और अगर आपको लगे तो कुछ नोट्स भी बना लें। ये आपकी और आपकी परिवार से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड लाइफ में एक बहुत ही अलग ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा। तो मैं हार्टली वेलकम करना चाहूँगी हमारे एमपी के क्राउन डायमंड डायरेक्टर जो कि हरदा से बिलॉन्ग करते हैं, मेरे अपलाइनर, मेरे ग्रेट मेंटर विशाल सर का। विशाल सर वेलकम। और हम लोग बहुत बेसब्री से सेशन का आपका इंतजार कर रहे थे। ओवर टू यू सर। Good morning, good morning, Jaya and everyone else, and thank you, Jaya. Thank you for this awesome introduction. और am am I audible? यस आवाज आ यस रही है मेरी? यस। ओके, ठीक है। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और अभी भी अगर आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सेशन में नहीं आए होंगे तो प्लीज मैं कहूंगा कि आप उन्हें फोन कीजिए ताकि वो आए, चेक करें या वो समझें कि हम लोग आज क्या बताना चाह रहे हैं। आज हम जो भी आप लोगों को बता रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में ही आपको काम करेगा या उस बिजनेस में आपको काम देगा। विश्वास कीजिए कि अगर आपने इस चीज को समझा तो ये आपकी लाइफ में भी एक 360 डिग्री का टर्न आ सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन मुझे ये जब खत्म हो तो आप लोगों को लगे कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड किया है। और विश्वास कीजिए ये सेशन जो बनाया गया है, ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ, आप लोगों को लगे कि हाँ, आज का सेशन जो आज आपने हमें जो भी आप आधा घंटा देंगे, पौन घंटा देंगे, उसमें आपने कुछ सीखा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है और आप लोगों से ही शुरू होती हैं और आई होप सो कि आप सबको ये पसंद आएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि आज हमारा टॉपिक था कि स्किल्स। अब ये स्किल्स क्या होता है, ये चीज़ें हमें समझनी है, ये देखनी है। और आई होप सो कि सब जानते होंगे कि स्किल्स का मतलब क्या है और किस तरह से ये किया जाता है और हम इसमें ये क्या चीज़ होती है और इसके होने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। अब अगर मैं आज आपको स्किल्स के बारे में मैं बताऊँगा, तो सिंपल सी बात है, स्किल्स मीन होती है कौशलता, एबिलिटी या आप कह सकते हैं उसको टैलेंट। हमें सबको भगवान ने कुछ ना कुछ कुछ टैलेंट दिया है, कुछ हमें बॉर्न टैलेंट मिला है, कुछ हमने इस दुनिया में आके हमने सीख के टैलेंट पाया है और हमने अगर जो हम चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बार-बार कोशिश करने पर हमें वो स्किल्स मिली हैं। और यही स्किल्स आज आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में हमको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको इनको अदर वेज़ में समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ हैं। तो आप ये भी अब इससे मुझे लगता है कि आप रिलेट कर पाएँगे कि आपने मान लीजिए आपने जब खाना बनाना स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले जो आप चपाती बनाते होंगे या आप रोटी बनाते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में पहली बार में वो एकदम गोल बनती होगी। पर धीरे-धीरे अब आपको वो इतनी महारत हासिल हो गई होगी, जो भी खाना बनाते हैं कि उनके लिए वो मामूली बाएँ हाथ का खेल है। तो सेम चीज़ इसी तरह धीरे-धीरे हमारे साथ भी होता है, जो हम यहाँ पे जो जेंट्स हैं, जो टीचर हैं, जो कोई काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो पहला दिन हमारे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट गया होगा उस फ़ील्ड में जब हम एंटर किए होंगे तो। और धीरे-धीरे आज हम सब लोग कुशल हो गए क्योंकि हमने उसको कंटिन्यू किया है और वही कुशलता के कारण, उसी टैलेंट के कारण, उसी एबिलिटी के कारण हम उस काम को बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये जो सेशन आ रहा है, ये आज आपकी कुशलता को बढ़ाने का और ये कुशलता आपकी लाइफ में किस हिसाब से चेंज ला सकती है, हम आज आपको वही बताने वाले हैं। तो जिस तरह से हमने जैसे शुरुआत की थी कि स्किल्स है, पर मोदी केयर में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखते हैं और आज मैं एग्ज़ाम्पल नहीं आपके सामने कहानी रखूँगा और कहानी के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलूँगा। जिसमें आप देखेंगे कि इस नेक्स्ट पेज में आपको पता चलेगा कि वो कहानी किस चीज़ से रिलेटेड है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ नेटवर्क इश्यू था तो शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था।
बट आई होप सो कि अब मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, सॉरी, मैं पता नहीं, शायद नेटवर्क इशू होगा तो डिस्कनेक्ट हो गया होऊंगा। तो अगेन, जैसे मेरी अब पहला जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वो स्किल्स के ऊपर था, जिसको मैंने कंप्लीट किया था। अब स्किल्स के बाद अब मैंने कहा कि हम एक स्टोरी के ऊपर शुरू करते हैं। आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको एक तस्वीर दिख रही होगी जिसमें माउंट एवरेस्ट है। तो इस सेशन को अगेन हम जैसे कहेंगे कि इंटरैक्टिव रखेंगे, है ना? और अब मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, और आप इसका मैसेज में मुझे जवाब दे सकते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अगर आपने सुना है तो आप यस कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। बहुत से लोगों ने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है? सबसे बड़ा पहाड़ है। ऑन एन एवरेज अगर आप इसकी किलोमीटर्स में हाइट देखेंगे ना, तो 8.84 किलोमीटर्स होता है, जो करीब-करीब 9 किलोमीटर होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि ज़मीन से 9 किलोमीटर ऊँचाई पर माउंट एवरेस्ट की चोटी है, और इसकी अगर फीट में अगर आप इसकी ऊँचाई देखेंगे तो करीब-करीब 29,000 फीट है, 29,030 फीट है। मतलब आप समझ लीजिए कि अ, ह कितना कितना कठिन ये पहाड़ होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पर इस तरह के ऐसे दुर्गम रास्ते हैं कि हर कोई इस पे आसानी से नहीं जा सकता। पर चूँकि हम सब इंसान हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फ़तेह किया है। पर ये हुआ कैसे? इसके ऊपर क्या होता है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से एक कहानी हमने शुरू करी थी। ये हमने जो हम आपको आज बताने वाले हैं कि ये माउंट एवरेस्ट को जीतने की या फ़तेह करने की जो सोच रखी थी, वो कुछ पर्वतारोही ने रखी थी, माउंटेनियर्स ने रखी थी। 1935 में कुछ ग्रुप्स जो थे पर्वतारोहियों के, माउंटेनियर्स के, वो इकट्ठे हुए और उन लोगों ने ये सोचा कि बाकी छोटे-छोटे पहाड़ तो हम चढ़ चुके हैं, तो क्यों ना हम माउंटेन्स पे चढ़ें। और 1935 तक 1935 से 1953 तक लगातार कोशिश करते रहे, 18 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी कोई भी माउंट एवरेस्ट के टॉप पर नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। आज भी जो माउंटेनियर्स वहां जाते हैं तो वहां देख सकते हैं कि वहां पे लाशें पड़ी रहती हैं। एक, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके पवन जी, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये देखा है कि 18 साल तक कंटिन्यू काम करने 18 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद भी लोग है ना वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली एक डे आया कि 29 मई 1953, 29 मई 1953 को एक इंसान माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रास्ते बहुत दुर्गम होते हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती हैं, पर यहाँ पर जो इंसान जो चढ़ा था 18 साल में ना, वो वही इंसान था जिसने 1953 से 1935 में स्टार्ट किया था। 1935 से वो बंदा लगातार कोशिश करता रहा, और 1953 में जो बंदा वापस वहां पर, जो पहला बंदा वहां पर चढ़ा था, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। उनका नाम था तेनजिंग नॉर्वे। अब आप देख सकते हैं ये पहला ऐसा इंसान था जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ा था। अब यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि ये 18 साल तक क्या फेल हुआ था? पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये 18 साल तक फेल नहीं हुए थे, ये 18 साल तक बस सीखते रहे थे। इन्होंने स्किल डेवलप करी थी कि ये वहां पर जाके किस तरह से चढ़े। कई बार ऐसा होता था कि माउंट एवरेस्ट जब 300-400 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे होता था, इनको वहां से वापस आना पड़ता था, क्योंकि आगे का रास्ता जो था वो सुगम नहीं होता था, कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती थी। पर इन्होंने पूरी कोशिश करी कि इन्होंने लगातार अपने आप में एबिलिटी डालते रहे, और ये लगातार सीखने की इनकी ताकत थी कि ये वहां पर सीखते सीखते वहां पर आगे बढ़े। अब यहाँ पर आप दूसरी चीजें ये भी सोच सकते हैं, क्या इनको ये टैलेंट बॉर्न मिला था? क्या ये जन्मजात ये ऐसी कंडीशन पे थे कि ये पैदा होके ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़े होंगे? इन्होंने 18 साल लगातार कोशिश करी, और कोशिश करने के बजाय मैं आपको ये कहूंगा कि इन्होंने स्किल डेवलप किया। इनका जब इंटरव्यू हुआ तब इनसे पूछा गया कि ऐसी क्या चीज थी जो आपके अंदर, जो आपने 18 साल तक आपके अंदर क्या आग थी जो आपने ये चीज ना छोड़ी? क्योंकि 1935 में बहुत से लोगों ने इनके साथ जो काम शुरू किया था वो बीच में कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में छोड़ दिया था। पर इनको एक जोश था, एक जुनून था कि मुझे ये काम करना है, मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, और इन्होंने वो फतेह करके बताया। इनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्या चीज थी, आपको क्या चीजें आगे मोटिवेट करती थी, तो बोले मेरी सिर्फ एक सोच थी, जब मैं वापस माउंट एवरेस्ट से नीचे उतरता था, जब मैं उसको फतेह नहीं कर पाता था, और मैं जब अपने गांव के पास खड़े होकर माउंट एवरेस्ट को देखता था, तो मैं कहता था, माउंट एवरेस्ट को ये कहते थे कि तू एक पहाड़ है, तू सीख नहीं सकता, तू ग्रो नहीं कर सकता,
तू वो स्किल्स नहीं पैदा कर सकता जिससे तू मुझे रोक सके। पर मैं एक इंसान हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ और मैं एक दिन तुझे जीत के बताऊँगा। और मैंने धीरे-धीरे वो स्किल्स अपने अंदर पैदा किए और आज वो दिन आया है कि मैं माउंट एवरेस्ट जीत चुका हूँ। तो ये जो स्किल्स इन्होंने पैदा किए, इन्होंने 18 साल में पैदा किए, पर इनकी एक ही आदत थी कि नेवर क्विट। इन्होंने वो चीज़ आगे चलते रहे और सीखते रहे और धीरे-धीरे आप देखें कि ये उस लेवल पर पहुँच गए कि वहाँ पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता। अगर आपका इनको अगली स्लाइड में अगर देखा जाओ तो 2 लाइनों में अगर हम आपको इनकी स्टोरी बताएँ या इनकी लर्निंग बताएँ, तो इनसे हम एक ही चीज़ सीखते हैं कि कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आप इसको मोदी केयर के बिज़नेस में भी अगर लेके जाएँगे तो मैं आज आपको एक बता देना चाहता हूँ कि आज जो चीज़ आपको कुछ कठिन लग सकती है ना, तो विश्वास कीजिए आप एक इंसान हैं। आप परमेश्वर की परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि मोदी केयर भले ही बढ़ रहा है पर मोदी केयर के लेवल्स वही हैं। डायरेक्टर आपको 1250 पीवी में बढ़ना है, वो वही हैं, पर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आपको जीबीडी बनना है, 14 लैक्स को क्वालीफाई करना है, 14 लैक्स पे ही जीबीडी क्वालीफाई होगी पर आप ग्रो कर सकते हैं। मोदी केयर के लेवल्स ग्रो नहीं कर सकते, तो कभी भी आज के बाद अगर आप उस लेवल्स को देखें ना तो आपके अंदर से एक चीज़ हमेशा निकलनी चाहिए, जो मैंने तेंजिंग नॉर्वे से सीखा कि मैं इंसान हूँ, एक दिन मैं तुझे पा जाऊँगा और तू वहीं का वहीं रहेगा। तो इसी एटीट्यूड के साथ, इसी लर्निंग के साथ आपको सीखते जाना है और एक स्किल को डेवलप करना है कि धीरे-धीरे हम सीखते जाएँगे और उस लेवल पर एक दिन आएँगे ही आएँगे, जहाँ पर आज हम पाना चाहते हैं या हम आना चाहते हैं। मोदी केयर में 1 लाख रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए वो स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा और वो स्किल हम धीरे-धीरे डेवलप करेंगे। और एटीट्यूड हमें क्या रखना है? बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। आपको अपने लेवल को हमेशा अप रखना है, सीखने के एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है और आप देखेंगे कि आप एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो आज आप पाना चाहते हैं। पर यहाँ पर कंडीशन अगेन एक ही चीज फॉलो होती है कि आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि आपको 18 साल नहीं लगेंगे। आप बहुत कम समय में वो लेवल पा जाएंगे मोदी केयर में जो आप पाना चाहते हैं। बट हाँ, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट डालने पड़ेंगे और आपकी स्पिरिट यही रखनी पड़ेगी, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। तो आज के बाद कभी भी मोदी केयर का कोई लेवल देखे ना, तो आप ये मत सोचिए क्राउन डायमंड डायरेक्टर बहुत बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, आप बड़े हैं। क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए करना क्या है? वहां पर 8 लाख कोई क्वालिफाई करके आप क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनेंगे। प्लेटिनम के लिए आपको 4 लाख क्वालिफाइड करनी होगी और आप प्लेटिनम बनेंगे। पर वो वहीं रहेगा, पर आप विश्वास कीजिए आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे और आप जब ग्रो करेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जो आप मानते हैं और जो आप पाना चाहते हैं। बस अगेन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगली स्लाइड पे आपको लेके चलना चाहता हूँ। एक और कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी एक एंटरप्रेन्योर की है, एक साइंटिस्ट की है, एक बिजनेसमैन की है। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी खोजें करी हैं, बहुत कुछ इन्होंने पाया है, बहुत कुछ इन्होंने हमारी दुनिया को दिया है। आज हम उन्हीं की कहानी सुनते हैं। अब उनके साथ क्या हुआ था वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। 10 दिसंबर 1914 को क्या हुआ, वो अपने बच्चे के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने देखा, किसी ने उनको आके बताया कि तुम्हारी जो जो फैक्ट्री है, जहाँ पे जो तुम्हारा ऑफिस है, वो पूरा जल रहा है और इतनी तेजी से जल रहा है कि वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। वो जो इंसान है वो अपने बच्चे के साथ, उनके बेटे का नाम चार्ल्स था, उनके साथ बाहर आए, बाहर आके देखा तो उन्होंने भीषण आग देखी, भीषण आग। ऐसी आग उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और उनका जो बच्चा था वो उनको बोलते हैं, अब आप यहाँ पर उनके एटीट्यूड को देखिएगा, उनकी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो अपने बच्चे चार्ल्स को बोलते हैं कि बेटा चार्ल्स, जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। और अपनी माँ को बुलाने, माँ के साथ उसकी फ्रेंड्स को भी बुलाना, उनकी सहेलियों को भी बुलाना। तो चार्ल्स को लगता है कि पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं। तो वो बिजनेसमैन ये कहते हैं कि ये जो आग है ना, ऐसी आग तुम्हारी माँ और दुनिया में कोई भी दोबारा नहीं देखेगा। ये ऐसी आग है, उनको बुला लाओ क्योंकि आज के बाद ये आग उनकी लाइफ में उनको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। चार्ल्स को लगता है कि पिताजी को थोड़ा-सा शॉक लगा है। तो चार्ल्स बोलता है कि पिताजी हमारा हमारा सब कुछ जल गया। तो जो बिजनेसमैन है, जो साइंटिस्ट है, वो बोलते हैं हाँ, सब कुछ जल गया और साथ में गलतियाँ भी जल गई। और यही चीज़ थी जो उन्होंने क्या नाम से अपने आप को इतना ज़्यादा एटीट्यूड उसके अंदर मेंटेन करके रखा। आज मैं आपको अगली स्लाइड पे उनका नाम बताऊँगा। उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। आपने बहुत से लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आज आप और हम सब जिस भी लाइट में नीचे बैठ पा रहे हैं ना, वो इस इंसान की देन है। हज़ारों पेटेंट हैं इनके नाम पर। जब वो आग लगी थी तो इनका सब कुछ खाक हो गया था। इनके सारे डॉक्यूमेंट, इनके सारे प्रेजेंटेशन,
इनके जितने पेटेंट थे, इनका जो भी फॉर्मूलेस थे, सब कुछ खत्म हो गया था। पर इनके पास जो एक चीज बची थी ना, वो थी इनकी खुद की एटीट्यूड, इनका लर्निंग एटीट्यूड और इनका आगे बढ़ने का एटीट्यूड। ये जो चीज थी, ये इनको इतनी आगे लेके गया कि उसके बाद जब ये आग लगी थी, तब ये 67 साल के थे, और जब 67 साल के थे, आग लग गई, इनका सब कुछ खत्म हो गया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर आके इनके पास बोलता है, आता है और इनका इंटरव्यू करता है कि अब आप क्या करेंगे? आपका तो सब कुछ खत्म हो गया, अब आप क्या करेंगे? तो वो ये कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, वो आपके सामने है, पर अब मैं नई स्टार्ट करूंगा। तो वो रिपोर्टर बोलता है कि आप 67 साल के, 67 ईयर्स ऑफ एज है आपकी। तो उसने कहा, हाँ मैं 67 साल का हूँ, और विश्वास कीजिए मैं कल से नई स्टार्ट करूंगा, और नई स्टार्ट करके मैं जो भी मैंने जो गलतियां करी हैं, जो आज से खत्म हो चुकी है, वो मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा, और अब वो गलतियां नहीं होने दूंगा जो मेरे पुराने 67 साल के कैरियर में हो गया है। अब विश्वास कीजिए, उसके बाद ये करीब उस समय के बाद ये 1931 तक जिंदा रहे, और अपने बाकी के 16-17 साल में इन्होंने और बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर मैं आज एम्पायर की बात करूं, तो जब इनको आग लगी थी, जब इनकी फैक्ट्रीज में या इनके ऑफिसेज में आग लगी थी, तो उस समय उतना नुकसान हुआ था जो आज के समय का 170 करोड़ रुपए होता है। 170 करोड़ रुपए आप सोच के देखिए सर, आज अगर 1000, 2000, 5000 रुपए का किसी का नुकसान होता है, तो आदमी ऊपर नीचे हो जाता है, पर एक इंसान का एटीट्यूड देखिए, जीवन भर की कमाई, जीवन भर का इनकी पढ़ाई, जीवन भर की इन्होंने जो भी खोज की थी, सब कुछ जल गया था। पर उस 170 करोड़ रुपए के नुकसान होने के बावजूद इस इंसान का एटीट्यूड था कि मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा, और विश्वास कीजिए वो इन्होंने करके बताया कि जब तक आने वाले 17 साल तक, जब तक ये जिंदा रहे, इन्होंने उससे बड़ा एम्पायर खड़ा करके बता दिया। तो ये थॉमस अल्वा एडिसन है, इन्होंने बहुत सारे खोज किए थे। अगर आप इनकी नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, तो मैं आपको इनसे सीख बताता हूँ, जो मैंने सीखा है कि कोई भी चीज अगर आपके साथ जो प्लान कर रहे हो वो नहीं चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये समझ के चलिए, ये प्रकृति का नियम है, हर चीज आपके हिसाब से नहीं बनी और ना बनेगी। अगर कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं चलनी है, तो आपको सिर्फ एक चीज करना है कि बाउंस बैक करना और फिर से स्टार्ट कर देना है। आपको लगता है फ्रेश स्टार्ट करोगे, पर मैं आपको कहता हूँ आप एक एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करोगे। यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूँगा। मैं बीइंग अ मोदी केयर, आज से 2 साल पहले, 2 या ढाई साल पहले हमारे साथ एक बंदा काम करता था। वहाँ उस सिंगल लेग से, उस बंदे से हमें 8 लाख रुपए का बिज़नेस आता था। अब बिज़नेस वॉल्यूम में समझेंगे, तो वो एक सिंगल लेग हमें करीब-करीब साढ़े 3 से 4 लाख बिज़नेस वॉल्यूम देती थी। उस बंदे को लगा मोदी केयर से अच्छी कोई कंपनी है, वो वहाँ चले गया। विश्वास कीजिए, ना उसका वहाँ कुछ हुआ, यहाँ होता तो ज़रूर कुछ हो जाता। बर्बाद ही हो गया, अपनी टीम को बर्बाद कर लिया। पर वो खुद गया, तो हमारा जो चेक था, हमने देखा है 50,000 से हमने 12,000 15,000 का भी चेक देखा है। पर हमें लगा कि नहीं यार, ये तो बिजनेस कैसा है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे अगर सामने वाले ने नहीं किया। पर विश्वास कीजिए, वो तो वहीं का वहीं रहा या वहां से खत्म हो गया। पर आज जो भी कुछ हम है, वो आपके सामने है। मैं सेकंड एग्जांपल पवन और जिया का आपके सामने लेना चाहूंगा कि इनकी एक लैब थी जो करीब करीब 2.5 से 3 लाख का बिजनेस देती थी, ऑलमोस्ट 4 लाख का बिजनेस देती थी, और आज वहां से कोई बिजनेस नहीं आता। पर फिर भी देखिए कि पवन जी का और जिया का चेक क्या है। जब वहां से 4 लाख का बिजनेस आता था, तब पवन जी का चेक ओनली ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 रुपए था, और वहां से अब बिजनेस नहीं आ रहा है, तो भी पवन जी का जो चेक है वो लास्ट मंथ 73,000 का था। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगले साल आप देखेंगे कि इनका चेक लाखों में आएगा। और ये आप और हमारे साथ या सिंपल एक पवन या जिया के साथ नहीं होगा, हम सबके साथ होने वाला है, जो इस एटीट्यूड के साथ काम करेगा। अगर अगर तकलीफें आ रही हैं, अगर दिक्कतें आ रही हैं ना, तो आप मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है, उस चीज को साइड में रखना है और बाउंस बैक करना है, एक नए स्टार्ट के साथ काम करना है, और आप देखेंगे कि आप बहुत जबरदस्त बाउंस बैक करेंगे, और एक बहुत अच्छा अ, आप रिजल्ट दे पाएंगे अपने मोदी केयर में, अपनी लाइफ में, आप सब चीज को। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये चीज अब जो हमने सीखी है कि हाँ, जब भी अगर कोई चीज आपके हिसाब से प्लान नहीं चल रही है, चिंता मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। बस अगर आप टिके रहेंगे, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्किल सीखते जाएंगे, और आप मोदी केयर में और अपनी लाइफ में सफल होते जाएंगे। अगली बात मैं स्किल्स की आपको करने चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। इनके बारे में मैंने पढ़ा था, इनका नाम है पाब्लो पिकासो। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द फेमस, या वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट, आप समझ लीजिए, पेंटर रहे हैं। इनकी पेंटिंग जो है वो करोड़ों अरबों रुपए में बिकी है। अगर आप चाहें तो आप कभी इनके बारे में गूगल कर सकते हैं। स्पेनिश ये पेंटर रहे हैं, और इन्होंने बहुत बहुत इन्होंने क्या नाम से बहुत ज्यादा पैसे इन्होंने कमाए अपने टाइम पर।
और इनके सामने एक एक रियल लाइफ स्टोरी थी जो इनके साथ हुई थी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा और जो इसके बारे में मैंने पढ़ा था और मैंने सुना भी था। एक लेडी इनको मार्केट में मिलती है और पहचान जाती है कि आप वो फेमस पाब्लो पिकासो पेंटर हैं। तो ये कहते हैं हाँ। तो बोले सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आप कुछ ऐसा पेंट ड्रॉ करके दीजिए जो मैं अपनी लाइफ में रख सकूँ। तो पाब्लो पिकासो क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं और उसमें 30 सेकंड में कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं और उस लेडी को दे देते हैं। तो लेडी को लगता है ये आपने क्या दिया है, तो वो पाब्लो पिकासो उस लेडी को कहते हैं कि ये जो मैंने आपको दिया है, ये पेंटिंग है और ये हज़ारों रुपए कीमत की पेंटिंग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1920-25 के आसपास की घटना है। वो लेडी को विश्वास नहीं होता कि 1900 ये छोटे से कागज की जो इन्होंने बना के दिया, ये हज़ारों रुपए की कैसे हो सकती है? उस समय हज़ारों रुपए की भी अच्छी खासी कीमत होती थी। पर वो क्या करती है, उसको भरोसा नहीं होता, वो मार्केट में जाके जो लोग जानते हैं, पेंटिंग के बारे में जानते हैं, उनसे जाकर पूछती है कि इस कागज की, इस पेंटिंग की वर्थ क्या है? तो आप विश्वास कीजिए उस लेडी को वही जवाब मिलता है कि हज़ारों रुपए की पेंटिंग है, ये पाब्लो पिकासो पेंटिंग है, ये बहुत कीमती पेंटिंग है। अगर आप हमको बेचोगे तो हम हज़ारों रुपए आपको देंगे। वो लेडी उस पेंटिंग को नहीं बेचती है और कहीं से भी पता करके जहाँ पर पाब्लो पिकासो रहते हैं उनके पास जाती है और उनसे ये कहती है कि सर आप भी मुझे ऐसा गुण सिखा दीजिए कि मैं 30 सेकंड में ऐसा कुछ बना दूँ कि मैं हज़ारों रुपए की पेंटिंग बेच पाऊँ। तो पाब्लो पिकासो उसको एक बात बोलते हैं कि आपने ये तो देखा कि मैंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई 30 सेकंड में जो हज़ारों रुपए में बिकी, पर आपने ये नहीं देखा कि इस पेंटिंग को बनाने में, यहाँ तक पहुँचने में मैंने 30 साल खर्च किए। मैंने 30 साल में वो स्किल्स पैदा किए कि मैं 30 सेकंड में ऐसी पेंटिंग बना पाऊँ जो हज़ारों रुपए में बिके। अब इसी की बात है कि 30 साल उन्होंने लगाए वो स्किल्स पैदा करने में, तब जाकर उनको स्किल्स आए। इनको भी बॉर्न टैलेंटेड स्किल्स नहीं मिले थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आती है कि हमें भी कोई बॉर्न टैलेंट नहीं मिलेगा, पर कंटिन्यू लगे रहेंगे तो हम वो स्किल्स डेवलप कर लेंगे, जो हम हमारी लाइफ को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। इनके बारे में एक छोटी-सी आपको एक बात बताता हूँ। इनकी एक पेंटिंग थी न्यू ग्रीन लीव्स एंड बस्ट करके। 1932 में इन्होंने सिर्फ़ 1 दिन में बनाई थी, 1 दिन में। और 2020 में जब पूरा पीरियड यहाँ पर कुछ चल नहीं रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये $106 मिलियन में वो पेंटिंग बिकी है। अगर मैं आपको हिंदुस्तानी रुपए में उसकी कीमत बताऊँ ना, तो करीब 7 अरब 87 करोड़ रुपए होती है। अब इसके बाद में और गिनती नहीं आ सकती मेरे को, ना मैं आपको बता पाऊँगा, पर एक पेंटर ने 1932 में जो पेंटिंग बनाई है, वो अब जाकर इस कीमत में बिकी, तो सोचिए ये कितने बड़े पेंटर होंगे। पर अगेन इन्होंने हज़ारों साल अपने इन्वेस्ट किए उस स्किल को डेवलप करने में, तब जाकर ये द पाब्लो पिकासो बन पाए। अब उसके बाद एक अगली स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूँ। इसके बारे में मुझे श्योर है कि आपसे बहुत से लोग जानते होंगे, इनका नाम उसेन बोल्ट है। द फास्टेस्ट मैन इन द यूनिवर्स इन्हें कहा जाता है। इनसे ज़्यादा तेज़ और कोई नहीं भाग सकता, इनसे ज़्यादा तेज़ सिर्फ़ चीता भागता है। क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर ये 100 मीटर में भागते हैं, 100 मीटर को इनको लेस देन 10 सेकंड लगते हैं। 10 सेकंड के अंदर ये 100 मीटर भाग जाते हैं। इन्होंने 12 साल तक लगातार ओलंपिक्स में हर रेस जीती है, बादशाहत कायम रखी है अपने आप की। और ये भी जमैका के एक जमैका के एक रनर रहे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में इन्होंने सर्विस करते इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। इनके माँ-बाप इस लायक नहीं थे कि इनको बहुत सारी चीज़ें दे पाएँ, पर फिर भी इन्होंने प्रैक्टिस करते-करते ये उस लेवल तक पहुँचे कि आज एक एक कि नहीं, इनके पास करीब-करीब करोड़ों, अरबों रुपया है। और ये ऐसे एथलीट हैं, इन्होंने जो वर्थ जो है इनकी ऑन एन एवरेज करीब $90 मिलियन बताई जाती है। मोटा-मोटा हिसाब आप समझ के चल सकते हैं कि 6 अरब के करीब-करीब इनकी नेट वर्थ है। और आप विश्वास कीजिएगा कि अगर हम इनके 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे ना, कि इन्होंने एवरेज फील्ड पे कितना भागे हैं, अगर आप हर सेकंड देखेंगे तो ये टोटल 5 मिनट भागे हैं, टोटल 5 मिनट। और 5 मिनट जो ये भागे हैं ना, तो इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। पर क्या ये 5 मिनट भागने के इनके करोड़ों रुपए मिले हैं? तो मैं आपको अगेन कह देता हूँ कि सिर्फ़ 5 मिनट तो आपने देखा है। वो अभी आपने नहीं देखा या हमने नहीं देखा, जो इन्होंने रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम को इन्होंने प्रैक्टिस करी होगी। और 21 साल तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ये द हुसैन बोल्ट बने। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे सामने, ये यही शो करती हैं कि हम सब स्किल्स पैदा कर सकते हैं, हम सब अपने अंदर वो चेंज ला सकते हैं जिससे हम हमारी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। बशर्ते आपको एक चीज़ रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको अगली स्लाइड पे बताता हूँ, वो रखना पड़ेगा आपको। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर ये 2 चीज़ आपने रख ली तो विश्वास कीजिए आप वो पा जाएँगे जो आपने कहीं पे भी नहीं सोचा होगा और जो आपने कभी आप आपको लगता होगा ये असंभव है, पर विश्वास कीजिए। अगेन मैं जैसे कहता हूँ, जैसे तेंजिंग नॉर्वे कहते थे
कि वो चीजें जो है वो वहीं पे स्टेबल हैं। अगेन आप कोई भी चैलेंज की बात कर लीजिए, आज आपको कोई भी चीज बड़ी लगती है ना, तो आप उसके बारे में सोचिए और फिर सोचिए कि वो स्टेबल है। पर आप इंसान हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, बस आपको स्किल्स पैदा करने हैं। और विश्वास कीजिए, अब अगर मैं मोदी केयर की आपसे बात करूं, तो मोदी केयर में आपको वो स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। मोदी केयर में पहले 1 लाख रुपए नहीं आएगा। मोदी केयर में पहले आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, फिर ये यूनिवर्स, फिर ये कायनात, फिर मोदी केयर आपको 1 लाख रुपए देगा। और आप अगर आपने अपने अंदर चेंज लाया, तो आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, जो मैं अगेन कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, कि जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, बस पेशेंस रखिए, लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम कीजिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों के एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चले जाए कि हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हम जो हैं वो परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, हम उनकी औलाद हैं, जो जो कुछ भी कर सकता है। तो ये मेरा यहाँ तक का एक मेरा सेशन था। अब आखिरी पेज पे मैं आपको ले जाता हूँ, और जिसके लिए मैं आपको कहूँगा थैंक यू, शुक्रिया। स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई, कुछ नेटवर्क इश्यू था, कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। बट अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो भी आज सीखा है, उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम कीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि स्किल्स जो हैं वो पैदा किए जा सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। सिर्फ 3-4 लोगों की बात नहीं है। आज अगर सुरेखा भार्गव मैडम को 1 करोड़ रुपए आ सकता है ना, तो विश्वास कीजिए आपको और हमको भी आ सकता है, और आएगा ही आएगा। इस चीज पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। स्टार्टिंग नीचे से कीजिए, धैर्य के साथ काम कीजिए, और हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि आप जितना सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, और जितना ज्यादा ग्रो करेंगे उतनी ज्यादा स्किल्स आपके अंदर आएंगी, और जितना ज्यादा आप स्किलफुल हो जाएंगे, जितने ज्यादा आपके अंदर कौशलता आ जाएंगी, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दिस सेशन सर, थैंक यू सो मच। अगर इस चीज से लेकर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी चीज पूछना है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बात करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच विशाल सर, इट वाज ऑसम सेशन। और वाकई में ये आप जैसे कि आपने प्रेजेंट किया, ये हम सब लोगों की लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस जोड़ने वाले हैं। एंड जैसे कि गजेंद्र सर बोल रहे हैं, नो डाउट हम लोग सच में इसको अचीव करके, इसको अपना कर हम लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जिसका हमने कभी सपना देखा है। थैंक यू सो मच अगेन सर।